Hello students, welcome to your biology class for the day. So we are studying one of the largest, longest and very important unit of class 12 which is ecology. तो इकोलॉजी में पिछली बार मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया वो क्या था ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन था। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बच्चों? देखो, टर्म बायो का क्या मतलब है? बायो यानी कि लिविंग, बायो मीन्स लिविंग। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी क्या होता है पता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वेराइटी जो है इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट करती है। हमने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर जो था चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि दुनिया में देयर आर अबाउट 17 to 18 मिलियन स्पीशीज, पढ़ा था ना? 17 से 18 लाख स्पीशीज जो हैं वो अर्थ पे हैं, है ना? तो चलते हैं आगे। वो सारी स्पीशीज के बारे में पढ़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई, इतनी ज्यादा स्पीशीज के बारे में पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या किया गया बताओ? फिर क्या किया गया? फिर क्या किया गया कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट लिया गया था। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था किंगडम, स्पीशीज, क्लास, है ना? टिक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में हमने पढ़ा कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं, एक्चुअली डाइवर्सिटी थी, वेराइटी इतनी ज्यादा थी कि उनको पढ़ने के लिए हमने उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। दिस टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड विल्सन। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था एडवर्ड विल्सन। उन्होंने ही ये टर्म जो थी बायोडाइवर्सिटी ये दी थी। बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन आती है, बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of life forms and habitats found in a defined area। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी वैरायटी मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लाइफ फॉर्म्स की कितनी वैरायटी मिलती है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी को क्या बोला गया? बायोडाइवर्सिटी बोला गया। इट रिप्रेजेंट्स द टोटलिटी ऑफ जीन्स, कितने तरह के जीन्स हैं, कितनी तरह की स्पीशीज हैं, कितनी तरह के इकोसिस्टम्स हैं एक पर्टिकुलर रीजन में। जीन्स कितने हैं, स्पीशीज कितनी है, और कितनी तरह के इकोसिस्टम्स हैं। तो याद रखना है, द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स और वी कैन से हैबिटेट्स व्हिच आर फाउंड इन अ डिफाइंड एरिया इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। एडवर्ड विल्सन ने नाम दिया था इनका इसका। नाउ वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कौन से लेवल्स हैं? वी हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी? बताओ, देख रहे हैं हम, आ जाओ देखिए। भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि जीन के लेवल पे चले जाओ, जीन के लेवल पे चले जाओ और देखो कि कितनी तरह की वैरायटी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आप लोग मार्केट में चावल देखोगे, चावल, राइस, सारे के सारे राइस का नाम क्या है? राइस का नाम है ओरिजे सटाइवा। चावल का साइंटिफिक नेम क्या है? इट इज ओरिजे सटाइवा। बट क्या चावल ये हो गया जीनस, और ये क्या हो गई? स्पीशीज हो गई। जीनस और स्पीशीज हो गई। चावल का जीनस, सारे चावल का जीनस ओरिजे है और सारे चावलों की जो स्पीशीज है वो सटाइवा है। बट क्या एक ही तरह के चावल है? नहीं, हमारे पास बासमती है, हमारे पास जो है वो टूटे वाले छोटे छोटे चावल है, हमारे पास परवल है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के चावल हैं बच्चों। सबका नाम ओरिजे सटाइवे है। जीनस सेम है, स्पीशीज सेम है, फिर भी कहीं ना कहीं चेंज तो आ रहा है ना उन चावलों में। तो वो जो चेंज है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। मैंगो ही देख लो, कोई छोटे छोटे साइज के मैंगो मैंगो होते हैं, खट्टे खट्टे चूसते हैं जिनको, कोई बड़े बड़े साइज के मैंगोज होते हैं जिनको काट के खाते हैं, कोई मीठे वाले होते हैं, कोई खट्टे वाली वैरायटी होती है, कोई ग्रीन कलर के होते हैं। तो मैंगोज ही बहुत सारी तरह के हैं, है ना? आपने सुना होगा मैंगोज की अलग अलग वेराइटीज आती हैं समर्स में, एक ही तरह के मैंगो नहीं होते। जब सबका नाम ही मैंगीफेरा इंडिका है तो फिर डिफरेंस कहाँ है? चूसने वाले मैंगो का नाम भी मैंगीफेरा इंडिका है, जो काट के खाने वाले हैं उनका नाम भी मैंगीफेरा इंडिका है। तो भाई डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस तो आ रहा है उनके जेनेटिक लेवल पे। द डिफरेंस इज इन देयर जेनेटिक लेवल। यहाँ पे देखो,
जेनेटिक वेरिएशंस व्हिच आर एग्जिस्टिंग विद इन अ स्पीशीज, एक स्पीशीज के भी अंदर, इंडिका ही मैंगो की स्पीशीज है, उसी पर्टिकुलर इंडिका के अंदर भी बड़ी सारी क्या आ रही हैं, बड़ी सारी वेराइटीज आ रही हैं। तो याद रखना वेरिएशंस जो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। The variations within a species is known as genetic diversity. Variation किस चीज में आएगी? It can be in alleles, सारे के सारे जीन्स में, या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल्स जो हैं जो मैंने आपको दिए, एक राइस का एग्जाम्पल है और एक मैंगो का एग्जाम्पल है। आपके एनसीईआरटीज में ये दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे मैंगो का। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने जीन्स हैं। तो वो इतना ज्यादा आपको इस चीज की नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर आपको ये जरूर याद रखना है कि कितनी तरह के राइस हैं, कितनी तरह के मैंगोज हैं, कितनी तरह की चींटियां हैं, एंड्स का एग्जाम्पल है वहां पे। समझ में आ गया जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है। नेक्स्ट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। भाई स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है पता है? कितनी तरह की स्पीशीज रहती हैं, कितनी तरह की स्पीशीज रहती हैं। The diversity of या at the species level is called species diversity. एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स पता है आपको, जब इंडिया का मैप बनाते हैं बच्चों तो यहाँ पे जो इस जगह पे जो कोस्टल एरिया है, ये कौन से घाट्स हैं? दीज आर वेस्टर्न घाट्स। महाराष्ट्र है, गोवा है, ये सारे वेस्टर्न घाट्स हैं। और इस साइड पे वी हैव ईस्टर्न घाट्स। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है वेस्टर्न घाट्स जो हैं वहां पे जो एम्फिबियन की स्पीशीज, एम्फिबियंस कौन होते हैं? एम्फिबियंस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जमीन पे भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं, वही होते हैं एम्फिबियंस। दोज व्हिच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, वी कॉल देम एज एम्फिबियंस। तो वो कह रहा है भैया कोस्टल एरियाज पे तो एम्फिबियंस रहेंगे, ईस्टर्न घाट्स में भी रहेंगे, वेस्टर्न घाट्स में भी रहेंगे, but the number of amphibian species on western ghats is much more than the number of species in eastern ghats. एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट आपको। The western ghats have greater amphibian species diversity than eastern ghats. ठीक है। Species diversity depends upon the number and richness of species. अब वो कह रहा है कि species diversity एक तो नंबर पे यानी कि कितनी organisms हैं, और दूसरा रिचनेस पे। स्पीशीज डाइवर्सिटी किस पे डिपेंड करती है? कि स्पीशीज कितनी है और स्पीशीज कितनी रिचनेस है उनकी। रिचनेस क्या है? रिचनेस इज नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। ठीक है, कितनी स्पीशीज है और वो जो स्पीशीज है कितनी तरह की स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे पास एरिया ए है, हमारे पास एरिया बी है, ठीक है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ स्पीशीज तो डेफिनेटली मैटर करता ही करता, बट रिचनेस भी मैटर करता है। ये चीज को समझने के लिए आपको मैं ये चीज करा रही हूँ। भाई यहाँ पे ना पिजन रहते थे, कबूतर होते हैं, 10 पिजन्स थे। यहाँ पे काउ रहती थी, वी हैव 5 काउस। यहाँ पे ना स्नेक्स भी रहते थे, कितने स्नेक्स? 2 स्नेक्स रहते हैं। और यहाँ पे कौन रहता है? डॉग्स। यहाँ पे डॉग्स रहते हैं 4। ओके, और यहाँ पे ना आसपास कोई तालाब है, उसमें फिश भी रहती थी, कितनी? 5। अच्छा जी, 10 + 5 15 + 2 17 + 4 makes 21 + 5 is equals to 26। एरिया ए में 26 लोग रहते हैं। यहाँ पे क्रो रहते हैं 10, पिजन रहते हैं 6, स्पैरो रहती हैं 3, ह्यूमंस रहते हैं 10। तो 10 + 6 16 + 3 19 + 10 is equals to 29। तो अगर आपको पूछेंगे कहाँ पे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस है या कहाँ पे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है, तो बच्चों अगर नंबर ऑफ स्पीशीज को देखेंगे तो वो तो यहाँ पे 29 वाली जगह पे ज्यादा है ना। तो हम क्या बोल देंगे कि इसकी स्पीशीज, बी की स्पीशीज डाइवर्सिटी, वेराइटी ज्यादा है? नो, व्हाई? बिकॉज अगर वेराइटी की बात की जाए तो यहाँ पे तो वेराइटी कम है। कैसे? क्रो, पिजन, स्पैरो तीनों क्या है? बर्ड्स। तो यहाँ पे बाकियों की स्पीशीज तो कम है, बर्ड्स की स्पीशीज ज्यादा है। यहाँ पे एक स्पीशीज है बर्ड्स की, यहाँ पे स्पीशीज है मैमल्स की,
we have reptiles, again we have mammals, we have fishes. देखो यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी, हम एरिया ए में जो डाइवर्सिटी है हम ज्यादा मानेंगे क्योंकि नंबर भी ज्यादा है और वैरायटी भी ज्यादा है। तो याद रखना स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है डिपेंड्स अपॉन नंबर एज वेल एज रिचनेस। रिचनेस क्या है कि कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज, कितनी वैरायटी जो है। नंबर का ये मतलब नहीं है 10 डॉग्स, डॉग्स को हम 1 स्पीशीज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 डॉग्स हो चाहे 20 डॉग्स हो, इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ स्पीशीज दैट इज सिंपल 1 स्पीशीज। कितनी तरह की स्पीशीज है दैट मैटर्स, नंबर आल्सो मैटर्स। अच्छा, स्पीशीज डाइवर्सिटी बताया, जेनेटिक डाइवर्सिटी बताया। अच्छा, जेनेटिक डाइवर्सिटी में एनसीईआरटी मैंगो और राइस के अलावा एक और एग्जांपल देती है, वो किसका एग्जांपल है? रॉ वुल्फिया, रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया एक हिमालयाज में मिलने वाला प्लांट है और ये जो है, ये प्लांट जो है वो रेजरपाइन सिक्रीट करता है। इसके अंदर से केमिकल मिलता है, रोबिफिया वोमिटोरिया के अंदर एक केमिकल मिलता है, केमिकल का नाम है रेजरपाइन। और बच्चों ये जो रेजरपाइन है ना, इस रेजरपाइन के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। दिस रेजरपाइन हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, इसलिए जितनी भी क्रीम्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज है वो इस केमिकल को लेने जाती है। हिमालयास पे वो इस प्लांट को कलेक्ट करने जा रहे हैं। अब हिमालयास के ऊपर अलग अलग तरह के रॉबुल्फिया वोमिटोरिया लग रहे हैं और हर में से जो रेजरपाइन निकल रहा है वो डिफरेंट अमाउंट है। तो भाई प्लांट अगर रॉबुल्फिया वोमिटोरिया है, प्लांट तो सेम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट? द नेम ऑफ द प्लांट इज रॉबुल्फिया वोमिटोरिया। अगर प्लांट रॉबुल्फिया वोमिटोरिया है तो उसने जो रेजरपाइन निकाला, उस रेजरपाइन का अमाउंट अलग अलग क्यों है? अमाउंट इसलिए अलग है बच्चों क्योंकि इस प्लांट के अंदर क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज डन। नाउ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी तरह के इकोसिस्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें उसमें डेजर्ट्स भी हैं। इंडिया में डेजर्ट है ना, राजस्थान में थार डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट भी है इंडिया में, तो रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स हैं, कोस्टल एरियाज में हमारे पास मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स हैं समुद्र के अंदर, वेटलैंड्स है, एस्चुरी है, एल्पाइन मीडोज है। ये सारी चीजें कहाँ मिल रही हैं? इंडिया में। तो इंडिया जो है इट इज इकोलॉजिकली अ वेरी डाइवर्स कंट्री। हमारी कंट्री में हर तरह का इकोसिस्टम मिलता है। बट नॉर्वे ओनली आइस, थोड़े बहुत वहां पे ग्रास हो सकती है, अदरवाइज सिर्फ आइस ही आइस है नॉर्वे में। नॉर्वे जैसी स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, इंडिया तो बहुत रिच है ना, नॉर्वे इज स्कैंडिनेवियन कंट्री, और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है नॉर्वे जैसी बच्चों, these countries have less ecological diversity। याद रखेंगे, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ये that Scandinavian countries like Norway has very low ecological diversity। देखो जरा, ये एनसीईआरटी की ड्राइंग है तो मैंने यहाँ पे दिखा दी है। रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, देखो मैंग्रोव्स है ना, एस्चुरीज, देन वी हैव कोरल रीफ्स, सारा कुछ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंसीडर। 7 से 8 मिलियन, मैंने 17 to 18 मिलियन कह दिया था ना, इट्स 7 to 8 मिलियन स्पीशीज जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। तो IUCN, व्हाट डू यू मीन बाय IUCN? IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources। IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, ये है IUCN। ये क्या कहता है? IUCN के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज है एक पर्टिकुलर एरिया में, वो 1.5 मिलियन से, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑन अर्थ इज मोर देन 1.5 मिलियन। रॉबर्ट में पहले तो IUCN ने कहा कि देयर आर अबाउट 1.5 मिलियन टोटल स्पीशीज ऑन अर्थ, फिर आ गए रॉबर्ट में, उन्होंने बताया कि भाई नहीं, 1.5 मिलियन नहीं है, देयर आर अबाउट 7 to 8 मिलियन स्पीशीज व्हिच एग्जिस्ट ऑन अर्थ। 7 से 8 मिलियन यानी कि 70 से 80 लाख स्पीशीज है जो अर्थ पे हैं। हाँ, उसमें से अभी तक हमें सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज की जानकारी मिली है, बुक्स में जो है वो इन्हीं का जिक्र है, ठीक है।
Then more than 70% of all the species recorded are animals. Very important. वो कह रहा है कि ना 70% से ज्यादा जो स्पीशीज हमें मिली है वो तो एनिमल्स हैं। भाई ऐसा क्यों? नेचर ने टोटल 100% में से, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि 100% जो स्पीशीज है उसमें से 70% जो है वो एनिमल्स क्यों है? प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स है ना, प्लांट्स तो खाना बनाते हैं, उनको ज्यादा होना चाहिए, खाने वालों को कम होना चाहिए, जबकि 30% ही सिर्फ क्या है? प्लांट्स की स्पीशीज है। 70% एनिमल स्पीशीज मिली है हमें और 30% प्लांट स्पीशीज मिली है। क्या रीजन है बच्चों? याद रखना, एनिमल्स अनफेवरेबल कंडीशन, अगर बुरी कंडीशन आ जाए तो मूव कर सकते हैं वहां से, तो उनकी स्पीशीज बच गई। प्लांट्स बेचारे अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ भी गई तो मूव तो कर नहीं सकते, वहीं बैठे रहते हैं, और वहीं बैठे रहने के कारण उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। ऑल्सो प्लांट्स जो हैं उनके पास नर्वस सिस्टम है, वो बदलती कंडीशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, बट प्लांट्स बेचारे उनके पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो वो बदलती कंडीशंस के कारण के हिसाब से रिएक्ट नहीं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, इसलिए प्लांट्स जो है उनकी स्पीशीज कम रह गई। टॉकिंग अबाउट दी 70% एनिमल्स बच्चों, इन 70% एनिमल्स में से, अच्छा पहले उसकी बात बाद में करते हैं, पहले आप देखो प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो एंड जू। प्लांट्स में ही एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, मतलब प्लांट्स की सारी वेराइटीज तो डाली, उसके अलावा फंगस और एल्गी भी डाली हैं। ठीक है, बोल रहे हैं सिर्फ 22% है, only 22%, not 30% even, it's only 22%। और जो बच गए, जो एनोनिमस थे, जिनका पता नहीं चला, उनको कितना मान लिया गया? उनको बाकी का परसेंटेज मान लिया गया, 8%। ठीक है, अब बच्चों ये जो 70% एनिमल्स है ना, उसने बोला जितने टोटल एनिमल्स है ना, लेट्स से अब हम एनिमल्स को, टोटल में से तो सिर्फ 70% ही एनिमल्स है, अब टोटल एनिमल्स में से जो एनिमल्स हमने मिले, हमने उनको 100% मान लिया। अब वो कह रहा है इन एनिमल्स में से 70% जो है वो इंसेक्ट्स हैं, 30% बाकी के एनिमल्स हैं। बाकी के एनिमल्स समझ रहे हो आप? मैमल्स हैं, हमारे पास फिशेस हैं, हमारे पास बर्ड्स हैं, हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। वो कह रहा है सिर्फ 30% ही बाकी है, 70% तो इंसेक्ट्स हैं। इतने ज्यादा इंसेक्ट्स कैसे हो गए हैं? इतनी ज्यादा इंसेक्ट स्पीशीज कैसे हो गई? बाकी क्यों नहीं इतने ज्यादा? इंसेक्ट्स क्यों इतने ज्यादा हैं? बचा इंसेक्ट्स के सरवाइव करने की वजह क्या है? इतने सारे इंसेक्ट्स कुड सरवाइव ड्यू टू देयर, क्वेश्चन लिखे हुए एनसीईआरटी में, बताओ इतने ज्यादा इंसेक्ट क्यों है? ड्यू टू देयर हार्ड एक्सोस्केलेटन। हार्ड एक्सोस्केलेटन है उनके ऊपर, और ये हार्ड एक्सोस्केलेटन किससे बना है? दिस हार्ड एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन का एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स के ऊपर, और ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है उनको हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने में भी हेल्प कर रहा था, जिसकी वजह से वो बच गए हैं। उसके बाद देखें, the number of fungi species in world is more than combined total of these fishes, amphibians, reptiles and mammals। इसमें से जो बच गए ना, वो कह रहा है जो फंजाई है ना, फंजाई इकलौती जो है वो सबसे ज्यादा है। किससे ज्यादा? फंजाई इज मोर देन टोटल ऑफ फिशेस से भी ज्यादा, फिशेस प्लस एम्फिबियन से भी ज्यादा, फिशेस प्लस एम्फिबियंस प्लस रेप्टाइल्स प्लस मैमल्स से भी ज्यादा कौन है? फंजाई है। ठीक है, क्योंकि वो भी हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर लेती है, उसके स्पोर्स जो हैं वो बहुत ही हार्श कंडीशंस को सरवाइव कर पाते हैं। अब एक और हैरानीजनक बात सुनो, अगर टोटल वर्ल्ड के एरिया में से इंडिया का एरिया देखोगे ना, तो इंडिया जो है इट हैज ओनली, let me use the highlighter, okay, India has only 2.4% of the world's land area but shares 8.1% of the global species diversity। देखो टोटल दुनिया में से अगर इंडिया का एरिया देखो तो सिर्फ 2.5%, 2.4% एरिया इंडिया कवर कर रहा है दुनिया का, बट दुनिया की आबादी की, दुनिया की स्पीशीज की अगर बात करें तो उन स्पीशीज में से इंडिया जो है वो 8.1% स्पीशीज कवर डाइवर्सिटी है इंडिया के पास। तो भाई इंडिया अगर एरिया कम है तो इतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे आ गई इंडिया के पास? कुछ तो ऐसा होगा जो इंडिया को हेल्प कर रहा है कि वो इतनी ज्यादा अलग अलग तरह की स्पीशीज को एकोमोडेट कर पाए। बताओ मुझे क्या चीज है, क्या खास बात है इंडिया की? इंडिया की लोकेशन बहुत खास है।
जिस जगह पे इंडिया प्रेजेंट है वहां पे इक्वेटर है, इंडिया इक्वेटर पे प्रेजेंट है, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। तो भाई इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी क्यों है, इतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है इंडिया के अंदर क्यों है? तो याद रखना, स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया, रीजन, क्या रीजन है इतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी का? पहला, इंडिया लायन ट्रॉपिक्स, इंडिया कह रही है मैं ट्रॉपिकल कंट्री हूं, ट्रॉपिक्स रिसीव्स हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट। ट्रॉपिक्स पे सबसे ज्यादा क्या मिलती है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्या मिलती है? सनलाइट। सनलाइट को यूज करके ही तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, इसी सनलाइट के कारण क्या ज्यादा है बच्चों, अगर सनलाइट ज्यादा है तो क्या ज्यादा है, उस पर्टिकुलर जगह की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सी, वो कह रहा है कि ट्रॉपिक्स जो हैं उनके पास सबसे ज्यादा सनलाइट है, ट्रॉपिक्स के पास इंडिया में, इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में रहती है और इंडिया के पास ही ट्रॉपिक्स के कारण सबसे ज्यादा सनलाइट आ रही है। इतनी ज्यादा सनलाइट आने के कारण वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी यानी कि प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जितने ज्यादा तरह के प्लांट्स वहां पे होंगे उतनी ज्यादा तरह के एनिमल्स वहां पे आ पाएंगे। तो समझ पाए कि एरिया छोटा और स्पीशीज डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा कैसे है। इतनी ज्यादा होने के बावजूद भी वो कौन से नंबर पे है? इंडिया इज अमंग दी 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से इंडिया का नंबर कौन सा है? इंडिया, रुको, 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, इंडिया इज नंबर 8, इंडिया इज ऑन नंबर 8, ठीक है। तो नंबर 1 पे कौन है? इंडिया इज ऑन नंबर 8 among the 12 mega diverse countries। नंबर 1 पे है ब्राजील। ब्राजील में ऐसी क्या चीज है जो उसको नंबर 1 पे ला रही है? ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं। ब्राजील के अंदर बच्चों अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं और ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं ये बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्स एरियाज हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंडिया नंबर 8 पे है, एरिया 2.4, स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1, रीजन high productivity. What is the reason behind high productivity? High sunlight. What is the reason behind high sunlight? India lies on tropics. अच्छा, अब ये जो है पाई चार्ट्स, ये आपके एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पे पूरा डिटेल में भी है ये चीज। देखो, ये पाई चार्ट्स जो है बच्चों ये आपके एनसीईआरटीज में दिए हुए हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है? इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे छुपा लेंगे कि यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज ए। आपको क्वेश्चन में डालेंगे बताओ ए क्या है, तो आपको ये पाई चार्ट एज इट इज कर देना, कुछ घुमा फिर आके नहीं आएगा, एज इट इज ये पाई चार्ट पेपर में डाल देंगे। हाँ, वो क्या कर देंगे, इसका नाम बी रख देंगे, यहाँ पे हटा देंगे बर्ड्स, इसका नाम सी रख देंगे, यहाँ पे फंजाई हटा देंगे। तो आपको लर्न कर लेना है, कोई एक भी आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको लर्न कर लेना बच्चों, इसको लर्न कर लेना है कि कहाँ पे कौन सी चीज है, दिमाग में बसा लो ये डायग्राम्स आप लोग। यहाँ पे देखो, ऐसे करके कर सकते हैं, आई एम सी ओ, आई एम कमांडिंग ऑफिसर, आई एम सी ओ, आई एम द कमांडिंग ऑफिसर। ये हो गया किसका? इनवर्टिब्रेट्स का। आई से इंसेक्ट, एम से मोलस्क, सी से क्रस्टेशियंस एंड ओ से अदर्स। तो आई एम सी ओ से इनवर्टिब्रेट्स हो गया। उसके बाद आपको वर्टिब्रेट्स करने हैं, है ना। वर्टिब्रेट्स में आपको याद रखना सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई पानी से, फिशेस, फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जो पानी में भी रह लेते थे, जमीन पे भी, यानी कि रेप्टाइल्स। फिर रेप्टाइल्स जो हैं, सॉरी एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जैसे कि क्रोकोडाइल, कभी जमीन पे जाता है कभी पानी में आता है, कभी जमीन पे जाता है कभी पानी में आता है, और वो रेंगता है, दैट मींस फिर वो पूरे जमीन पे रहने लग गए, यानी कि रेप्टाइल्स। फिर उड़ने लग गए बर्ड्स, और लास्ट में सबसे एडवांस वाले आए जिनका नाम था मैमल्स। तो आप अपने तरीके से लर्न कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद रखा है तो मैं आपको करा रही हूँ। पहले वाटर, वाटर एंड लैंड, दैट इज एम्फीबियंस, पहले फिशेस फिर एम्फीबियंस, फिर एम्फीबियंस लैंड पे आ गए यानी कि रेप्टाइल्स, फिर उड़ने लग गए यानी कि बर्ड्स, और लास्ट में वी हैव व्हाट, वी हैव मैमल्स। ऑलराइट, लास्ट में ये तो आपने पढ़ा ही है कि फंगस का नंबर सबसे ज्यादा होता है, फंगस का नंबर एल्गी, एंजियोब्रायो, टेरिडो सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा फंगस, यहाँ पे सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉसेस, ब्रायोफाइट्स, फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे एल्गी और लाइकेन। लर्न करना है बच्चा आपको, ठीक है। आ जाओ,
आपको पता है फंगस फंगस और एल्गी के एसोसिएशन से ही तो कौन बनती है, लाइकन। तो ऐसे याद कर सकते हैं, फंगस और एल्गी एसोसिएट हुए तो लाइकन बन गई। ऊपर आप ब्रायो, ब्रायो के बाद टेरिडो। मॉसेस ब्रायोफाइट्स को ही कहते हैं, फर्न्स टेरिडोफाइट्स को ही कहते हैं, है ना। नेक्स्ट वी हैव पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम दो चीजें पढ़ेंगे। वो बोल रहा है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वैरायटी है क्या हर जगह सेम है। अगर आप डेजर्ट में चले जाओ, क्या वहां पे बड़ी वैरायटी मिलेगी? नहीं भाई, 4-5 तरह के प्लांट्स दिखेंगे। कैक्टस दिख जाएगा, ओबनशिया दिख जाएगा, एलोवेरा दिख जाएगा, किक्कर जिसको बबूल कहते हैं, अकेशिया, वो दिख जाएगा। और क्या दिखेगा आपको डेजर्ट्स में? यही 5-6 तरह के प्लांट्स दिखेंगे। एनिमल्स में भी 2-3 तरह के एनिमल्स दिखेंगे आपको। कैंगरू रैट्स दिख जाएंगे, कैमल्स दिख जाएंगे, है ना। वही अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में चले जाओ, किसी जंगल में चले जाओ, तो आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ स्पीशीज दिखेंगी। दैट मींस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये हर एक जगह पे क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू दी एरियाज। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी सेम नहीं है। हमने अभी पढ़ा था इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जबकि नॉर्वे में बड़ी कम डाइवर्सिटी है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, और किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब हम इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम कर रहे हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है? अर्थ बनाती हूँ पहले तो मैं, आई विल बी ड्रॉइंग अर्थ। ये है इक्वेटर। 0 डिग्री पे कौन रहता है? 0 डिग्री पे रहता है इक्वेटर। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, इक्वेटर से जब आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, तो क्या बोलेंगे? क्या चेंज हो रहा है? या नीचे की तरफ आते जाओगे तो हम बोल रहे हैं लैटिट्यूड हाई हो रहा है। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। अब यहाँ पे पहाड़ है अर्थ के ऊपर। अब अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जा रहे हो तो हम बोलेंगे, अब की बार लैटिट्यूड नहीं, अब की बार इट इज ऑल्टीट्यूड। हम क्या बोलेंगे? ऑल्टीट्यूड हाई हो रहा है। समझ रहे हो बात को? इक्वेटर से अगर आप इधर या इधर जा रहे हो तो दैट इज लैटिट्यूड, बट ये अर्थ है, अर्थ से अगर आप माउंटेन चढ़ रहे हो दैट इज व्हाट? दैट इज ऑल्टीट्यूड। तो बच्चा दोनों ही केसेस में क्या होगा? व्हेन, आप याद रखना ये चीज आपको हेल्प करेगी, व्हेन वी मूव फ्रॉम लो ऑल्टीट्यूड, जब नीचे वाले ऑल्टीट्यूड से, और ऑल्टीट्यूड बोलो या लैटिट्यूड बोलो, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। एल्टीट्यूड जो है वो है सरफेस से ऊपर, लैटिट्यूड जो है वो है इक्वेटर से ऊपर। तो when we move from low altitude or latitude to higher ones, तो क्या होता है? लो से हायर की तरफ जाओगे तो क्या होगा बच्चा? टेम्परेचर क्या करता जाएगा? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। टेम्परेचर कम हो ही जा रहा है। इक्वेटर से ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा है। सरफेस से ऊपर जा रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीजेस। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, गर्मी कम होगी, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी भी इस केस में क्या कर जाएगी? In this case, species diversity will also be decreasing. रहेगा यार। लो एल्टीट्यूड से हाई में जाएंगे जब हम, तो टेम्परेचर भी कम होगा। टेम्परेचर जब कम होगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कम हो जाएगी। तो यही उसने सिखाया अभी यहाँ पे। In general, species diversity decreases as we move from equator towards the poles. Equator से poles की तरफ जा रहे हो, टेम्परेचर कम और स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कम। ट्रॉपिक्स जो है इक्वेटर के आसपास का एरिया, ये वाला एरिया 0 से 23.5 डिग्री वाला जो एरिया है, दिस इज व्हाट? दिस इज 23.5 डिग्री। इसका नाम ट्रॉपिक्स है। क्या है इसका नाम? दिस इज ट्रॉपिक्स। इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज हैं। क्यों भाई? मैंने आपको बताया यहाँ पे सनलाइट बहुत है, प्रोडक्टिविटी बहुत है, इसलिए स्पीशीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वो बोल रहा है कोलंबिया विच इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास ही कोलंबिया है। यहाँ पे देर आर अबाउट 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो हम ऐसे लिखेंगे, बर्ड्स कितने हैं? 1400। न्यूयॉर्क में चले जाओ, न्यूयॉर्क के अंदर कितने बर्ड्स हैं? 105।
ग्रीनलैंड चले जाओ और ऊपर, ग्रीनलैंड में कितने बर्ड्स हैं? सिर्फ 56। ठीक है। इंडिया समवेयर ओवर हियर। इंडिया में चले जाओ, इंडिया में देयर आर अबाउट 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो ये आपको करनी है क्योंकि एनसीईआरटी ने दी है। तो बर्ड्स जो है, अगर हमने बात की थी, हमने कहाँ की बात की थी? ये 1400, हमने कोलंबिया की बात की थी। तो कोलंबिया has 1400, India has 1200, New York has 105 and Greenland which is near the pole, सबसे ऊपर है, इक्वेटर से सबसे दूर है, सिर्फ 105 प्रजातियां। अब हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात अगर करें तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है उसमें अर्थ अगर हम देखें तो उसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे देखो, ये चीज आपको लर्न करनी है बच्चों। ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इट्स लार्जली ट्रॉपिक्स में प्रेजेंट है अमेज़नियन रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। याद रखना, साउथ अमेरिका के अंदर अमेज़न रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है और इनके पास सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। धरती पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी, वैरायटी अगर कहीं है तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट पे ही है। क्या क्या वैरायटी है उसको लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। IPL फीवर होता है। फीवर इज नोन एज व्हाट वी कॉल फीवरिश पीपल एज बीमार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे IPL फीवर की जगह IPF बीमार। व्हाट इज दिस आई? This I is invertebrates. What is this P? P stands for plants. F क्या है? F is fishes. B क्या है? B is birds. M stands for mammals. A से क्या है? A से हमारे पास amphibians हैं and R से हमारे पास हैं reptiles। ठीक है। तो IPF बीमार। अब मैंने इसी ऑर्डर में क्यों लिखा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स है कितने? 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स आर देयर। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना। उसके बाद फिशेस हैं, सॉरी P, प्लांट्स हैं कितने? 40,000 प्लांट्स। सो वी विल बी राइटिंग 40,000 प्लांट्स। फिर फिशेस हैं कितनी? 3,000 फिशेस आर देयर। Then we have birds. We can see there are about 1,300 birds. इसके अलावा मैमल्स हैं कितने? मैमल्स और एम्फीबियंस मिला के we can say, मतलब दोनों ही 427 है। 427 mammals, 427 amphibians, and last में reptiles, only 378 reptiles are there. So this is a way to remember the number of species of each type which are present in Amazonian rainforest. अब Amazonian rainforest के अंदर इतनी ज्यादा species diversity होने का क्या कारण है? कारण ये है कि भाई वो ट्रॉपिक्स में है। अगेन मैंने आपको बताया था ना, इंडिया भी ट्रॉपिकल एरिया, इक्वेटर के आसपास है। तो भाई ट्रॉपिक्स पे ऐसा क्या है जो वहां पे इतनी ज्यादा वैरायटी हो जाती है? ट्रॉपिक्स पे ऐसा क्या है कि इतनी ज्यादा वैरायटी? तो बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारे assumptions बनाए गए कि ट्रॉपिक्स पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इन वजहों से हो सकती है। फर्स्ट, जो टेम्परेट रीजन्स हैं, they have undergone frequent glaciations in the past. पुराने टाइम में अगर हम पास्ट में देखें, पास्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो जो टेम्परेट रीजन्स है वहां पे बार बार ग्लेशिएशंस हो रही है। ग्लेशिएशंस मतलब बर्फ। ग्लेशिएशंस की वजह से क्या होता है, जो जैसे इस बार हमने बहुत ही ब्यूटिफाई किया, बड़े सारा स्पीशीज एक जगह पे हमने इंट्रोड्यूस करवाई, बर्फ गिरी, ग्लेशिएशन हुई, स्पीशीज तबाह हो गई, है ना। फिर अगले साल फिर से आएंगी, तबाह हो जाएंगी, भाई फिर तो वो इंक्रीज करेंगी ना पाएंगी। तो टेम्परेट रीजन्स हैव अंडरगोन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट व्हिच किल मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, जबकि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो है वहां पे रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट रहता है पिछले कई लाखों सालों से। तो अगर सब कुछ अनडिस्टर्ब है, सब कुछ सही चल रहा है, तो नंबर ऑफ स्पीशीज तो इंक्रीज करेंगी ही विद टाइम। सेकंड, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स में सीजनल वेरिएशंस कम है, दे आर लेस सीजनल, इतनी ज्यादा सीजनल वेरिएशंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, निश स्पेशलाइजेशन हो जाती है और स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज कर जाती है। थर्ड, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सोलर एनर्जी, सनलाइट ज्यादा है, सनलाइट ज्यादा यानी कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा यानी कि डाइवर्सिटी ज्यादा। तीसरा वाला मैंने आपको पहले भी समझाया था
कि ट्रॉपिक्स के अंदर सनलाइट ज्यादा होने के कारण प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस कम है, अनडिस्टर्ब्ड रहता है, ग्लेशिएशंस नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना। 3 चीजें हैं। अगला स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बाय अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने एक रिलेशनशिप दिया जिसका नाम था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, आ सकता है कि बताओ अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट कहां से थे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ही वाज अ जर्मन नेचुरलिस्ट, जर्मनी के थे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तो आ सकता है क्वेश्चन आया था 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था कि बताओ पन्नेट स्क्वायर जिस साइंटिस्ट ने दिया रेजिनाल्ड सी पन्नेट, वो कहां से है, आधे बच्चों को पता ही नहीं था। एनसीईआरटी लिखती है दैट ही वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से थे। उसी तरह से याद रखना है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट जो है ही वाज फ्रॉम जर्मनी। उन्होंने ना क्या किया, उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज, इन्होंने जंगल में चलना शुरू किया, जैसे जैसे वो आगे जाते जा रहे हैं नंबर ऑफ स्पीशीज अलग अलग तरह की उनको दिखती जा रही है, यानी कि उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है। बट एक टाइम आया, बहुत आगे जाने में एक टाइम आया कि जब स्पीशीज बढ़ना बंद हो गई है, उतनी स्पीशीज वही चीजें बार बार दिख रही हैं उनको, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही गेव अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एरिया। ठीक है, स्पीशीज रिचनेस एक एरिया में उन्होंने एक्सप्लोर किया और उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया। इस साइड पे बच्चों उन्होंने स्पीशीज रिचनेस लिखा, वाई एक्सिस पे अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने क्या लिखा, ही रोड अबाउट स्पीशीज रिचनेस। इस एक्सिस पे उन्होंने क्या लिखा, ही रोड एरिया। तो उन्होंने ये देखना था कि एरिया के साथ साथ जो स्पीशीज रिचनेस है वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है। तो उन्होंने देखा पहले तो स्पीशीज रिचनेस एरिया के साथ साथ इंक्रीज कर रही थी, और एक ऐसा टाइम आया कि स्पीशीज इंक्रीज करना बंद हो गई। इक्वेशन उन्होंने लिखी S is equals to CAZ, where S stands for species richness, A over here stands for area, C जो है वो लगाया गया एक कांस्टेंट, यहाँ पे लिखा है S is species richness, A is area, Z is the slope of the line and C is y intercept। बच्चा अगर इसके हर टाइप पे आप log लगाओगे तो ये बन गया log S, यहाँ पे आ गया log C प्लस z log a, इस तरह की इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y is equals to mx plus c। तो देखो यहाँ पे log स्केल पे ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, y पे s लिखेंगे, x एक्सिस पे a लिखेंगे, m is the slope and c is the y intercept। समझ में आ गया आपको स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं रोकते हैं। कल मैं आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में पढ़ाऊंगी, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ाऊंगी। दैट इज इट बच्चा, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।